हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई क्लासेस पे। आज अपन बात करने वाले हैं आपके 100 टॉपिक जो आपके इंपॉर्टेंट है, उसका टॉपिक नंबर 4 इम्यूनाइजेशन। इससे पहले आपके 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जीसीएसएस, इसके अलावा आपका नॉर्मली नियोनेटल जॉन्डिस और इसके अलावा मेस्ट्रोसाइकल। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गए एंड फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनाइजेशन, जो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास है उसके बारे में। उससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि आपकी जो आपके 100 टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उसकी आपकी क्लासेस मिल रही है और इसके अलावा आपको फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन पे। कहां पे मिलेगी आपको? नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के रिगार्डिंग जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट है उसके रिगार्डिंग फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा हर संडे को यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट यह है कि आपकी लाइव क्लासेज स्टार्ट होगी। एक नया बैच आ रहा है जो 1 फरवरी 2025 से उसकी डेमो क्लासेज है, उसको भी आप बाई कर सकते हो। ये आपके हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इन पे हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ले चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है भाई आपका? डिग्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन रेट इज कोल्ड। क्या है? डिग्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन रेट, इस टर्म को क्या बोलेंगे? इम्यूनाइजेशन का एक तरह से ये टॉपिक है। अपन समझेंगे कि क्या सिनारियो है, आगे किस प्रकार ये इम्यूनाइजेशन से कनेक्ट होगा, वो भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो नॉर्मली किसको अपन क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन रेट, किस चीज को अपन बोलने वाले, किस टर्म को यहाँ पे अपन बोलने वाले? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस सिनारियो को अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन रेट, पैथोजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी या वेरुलेंस, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या राइट आंसर रहने वाला है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि क्या राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो नॉर्मली कुछ टर्म यहाँ पे दे रखी है, पैथोजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी एंड वेरुलेंस। अगर मैं बात करूं आपसे कि पैथोजेनिसिटी क्या होती है, एंटीजेनिसिटी क्या होती है, इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है, वेरुलेंस क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड सभी को पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं आपको कि नॉर्मली आपके पास में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे पैथोजेनिसिटी होती है, पैथोजेनिसिटी होती है। इसके अलावा आपका होता है नॉर्मली पैथोजेनिसिटी, इसके अलावा आपका होता है वेरुलेंस, इसके अलावा होता है एंटीजेनिसिटी, और इसके अलावा आपका होता है इम्यूनोजेनिसिटी। और इन्हीं से रिलेटेड एक वर्ड होता है जो आप वैक्सीन में प्रोवाइड करते हो। आपने सुना होगा कि लाइव जो वैक्सीन अपन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लाइव एंटीजन डायरेक्ट अपन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं? लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? उसको लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म में इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। देखो, जो पैथोजेनिसिटी होता है, पैथोजेनेसिस से ही रिलेटेड है, यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी कैपेसिटी होती है डिजीज प्रोड्यूस करने की। क्या भाई? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी होती है क्या प्रोड्यूस करना भाई? डिजीज प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? डिजीज प्रोड्यूस करना। इस टर्म को अपन नाम देंगे पैथोजेनिसिटी। क्या नाम देंगे? पैथोजेनेसिस या पैथोजेनिसिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी डिजीज प्रोड्यूस करना। वेरुलेंस क्या होता है? उसको स्प्रेड करने की क्षमता, उस डिजीज को क्या करना? स्प्रेड करने की क्षमता, या जो आपका इंफेक्शन रेट है उसको फैलाने की क्षमता या प्रोड्यूस करने की क्षमता। क्या भाई? या तो उस डिजीज को स्प्रेड करने की क्षमता, या जो आपका इंफेक्शन रेट है, ठीक है ना, इंफेक्शन रेट, उसको प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? वेरुलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? वेरुलेंस बोलते हैं। वही अगर बात करेंगे एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी का मीनिंग होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन, एंटीजन, एंटीजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन की बाइंड करने की क्षमता। एंटीजन की क्या करना? बाइंड करने की क्षमता। किसके साथ में? आपके इम्यून सिस्टम के साथ में।
अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या आपका एंटीजन बाइंड कर जाए, किसके साथ में बाइंड कर जाए, इम्यून सिस्टम के साथ में, तो उसको बोलेंगे एंटीजेनिसिटी बोलेंगे। वही इम्यूनोजेनिसिटी का मीनिंग क्या होगा, इम्यूनो यानी इम्यूनिटी डेवलप। जैसे एंटीजन आया और आपके इम्यून सिस्टम से जब वो बाइंड करता है, उससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है, उससे क्या हो जाए, इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। किससे, या इम्यूनिटी क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, वो रेस्पॉन्स करने लग जाए, तो उसको बोलेंगे इम्यूनोजेनिसिटी। क्या बोलेंगे, इम्यूनोजेनिसिटी, अपने नाम उसको देंगे। तो एटेन्यूएटेड का मीनिंग क्या होता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। तो एटेन्यूएटेड का मीनिंग हो गया, जब भी अपन क्या करते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन की क्या कर देते हैं, पैथोजेनिसिटी एंड वेरुलेंस को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। सॉरी, एटेन्यूएटेड का मीनिंग क्या हो गया, किसी भी एंटीजन की पैथोजेनिसिटी प्लस वेरुलेंस को क्या कर दे अपन, डिक्रीज कर दे। वही उसकी एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी को क्या करे, मेंटेन रखे। क्या रखे, मेंटेन रखे। तो इस चीज को नाम दिया गया है एटेन्यूएटेड, यानी पैथोजेनिसिटी एंड वेरुलेंस तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वहीं पे क्या हो रहा, मेंटेन रख रहे हैं। किस चीज को मेंटेन रख रहे हैं, एंटीजेनिसिटी प्लस इम्यूनोजेनिसिटी को मेंटेन रख रहे हैं। इससे क्या फायदा होता है, इससे यह फायदा होता है कि एंटीजन जो लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म में अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपके अंदर बॉडी के अंदर डिजीज डेवलप नहीं होगी, क्योंकि इसकी क्षमता को अपन ने क्या कर दिया, कम कर दिया। ना ही डिजीज स्प्रेड होगी, ना ही वो प्रोड्यूस होगी। जबकि अपने को क्या फायदा मिल सकता है, वो चीज तो पैथोजेनिसिटी और वेरुलेंस तो डिक्रीज हो गई, यानी डिजीज तो डेवलप नहीं करेगा, लेकिन एंटीजन इम्यून सिस्टम के साथ में बाइंड होकर इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है। इम्यून सिस्टम के साथ में बाइंड होकर क्या कर सकता है, इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है। तो हमेशा जो लाइव आपकी वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, वो हमेशा एटेन्यूएटेड फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। किस फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है, एटेन्यूएटेड फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो क्या है भाई, आपका प्रोड्यूस कर रहा है इन्फेक्शन रेट। और यहाँ पे मैंने बताया इन्फेक्शन रेट या स्प्रेड करने की क्षमता को क्या बोलते हैं अपन, वेरुलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरुलेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कशन करने का काम करते हैं। चलो, बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में ही सभी लोगों को आंसर करना है। देखो, आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, उसके बाद में आंसर करना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ के आप आंसर कर दो, जिससे क्या हो जाए, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाए। ठीक है ना, आपको तो लगे कि एकदम करेक्ट किया है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो जब भी एग्जाम देने जाओ, जैसे आपका नोट सेट, ईएसआईसी, कोई सा भी एग्जाम में आप बैठे हो, तो उस दौरान क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, फिर ही अपन को क्या करना है, आंसर करना है। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो, वॉइस आ रही होगी, एक मिनट। सही है, वॉइस तो आ रही है एकदम। पता नहीं, आपको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, वापस से चेक कर लीजिए कि वॉइस कनेक्ट है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर करना। विच रूट यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन फ्रैक्शनल डोज। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन फ्रैक्शनल डोज के लिए कौन सा रूट यूज करते हैं, ओरल रूट यूज करते हैं, आईएम रूट यूज करते हैं, सबक्यूटेनियस रूट यूज करते हैं, या आईडी रूट यूज करते हैं। कौन सा रूट नॉर्मली यूज किया जाता है, कौन सा रूट आ रही है सर, ओके सर, है अस्पी मालव सर है हमारे साथ में। तो कौन सा रूट यूज करेंगे अपन, ओरल रूट यूज करेंगे, आईएम रूट यूज करेंगे, सबक्यूटेनियस या आईडी रूट। कौन सा रूट यूज करने वाले हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन फ्रैक्शनल डोज के रिगार्डिंग। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा रूट यूज करेंगे। वही अपन पोलियो वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। अगर बात करें पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना, पोलियो वैक्सीन, इसमें आपकी 3 टाइप की वैक्सीन हो सकती है। कितने टाइप की हो सकती है, 3 टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको अपन नाम देते हैं ओपीवी। क्या नाम देते हैं, जिसको अपन ओपीवी नाम देते हैं। वही दूसरी होती है आपकी आईपीवी वैक्सीन। आईपीवी यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। आईपी का मीनिंग क्या हो गया, इनएक्टिवेटेड
पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन। वही तीसरी वैक्सीन होती है इसी के अंदर FIPV, ठीक है ना, FIPV। FIPV का मीनिंग होता है फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, फ्रैक्शनल IPV वैक्सीन, जिसको अपन नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर जो वैक्सीन एड है, जो आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसके अंदर जो वैक्सीन एड है, एक तो आपका ओरल पोलियो वैक्सीन है और एक आपका फ्रैक्शनल IPV वैक्सीन आपकी होती है। ओरल पोलियो वैक्सीन का जो रूट होता है वो आपका क्या होता है, ओरल रूट होता है। साइट भी क्या होती है, ओरल होती है। IPV वैक्सीन जो अपन प्रोवाइड करते हैं वो अपन IM रूट से या सबक्यूटेनियस रूट से प्रोवाइड कर सकते हैं, मेनली IM रूट से प्रोवाइड करते हैं। जबकि FIPV, फ्रैक्शनल IPV वैक्सीन को अगर अपन को प्रोवाइड करना होता है तो उसके लिए जो रूट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इंट्राडर्मल। याद रखना, OPV वैक्सीन और फ्रैक्शनल IPV वैक्सीन, ये दो वैक्सीन आपके नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एड है। IPV वैक्सीन एड नहीं है, उसकी फ्रैक्शनल डोज एड है, उसकी फ्रैक्शनल डोज एड है। तो ओरल का, OPV का हो गया ओरल, IPV वैक्सीन का हो गया IM रूट और फ्रैक्शनल IPV का हो गया आपका इंट्राडर्मल रूट। अब क्वेश्चन पे वापस चलो, क्वेश्चन पे वापस चलो, देखो क्या दे रखा है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। चलो ठीक है, ये तो क्या हो गया, IPV हो गया, लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, इसकी फ्रैक्शनल डोज, यानी फ्रैक्शनल IPV वैक्सीन का रूट पूछा है। मैंने बोला था ना, छोटा सा आपका नॉर्मली अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे, छोटी छोटी मिस्टेक करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। IPV तो दे रखा है लेकिन उसकी फ्रैक्शनल डोज के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर IPV आता तो IM रूट सही हो जाता, OPV आता तो ओरल रूट सही हो जाता, लेकिन फ्रैक्शनल IPV आया है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इंट्राडर्मल रूट। क्या होगा इस यहाँ पे करेक्ट आंसर, इंट्राडर्मल रूट यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला, क्योंकि हल्की सी मिस्टेक क्या कर देता है, पूरे क्वेश्चन की नॉर्मली क्या लगा देता है, वाट लगा देता है, नॉर्मल जो भाषा में बोलते हैं, यानी गलत कर देता है, जिससे क्या होता है आपकी जो रेंज होती है वो क्या हो जाती है, नॉर्मली अगर आप एक क्वेश्चन के कारण क्या हो सकता है, 2 से 3,000 आप नीचे डाउन जा सकते हो आपकी रेंज, ठीक है ना। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस के कारण क्या होता है, एक तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऊपर से माइनस मार्किंग होती है, जिसकी वजह से आपकी रैंक बहुत दूर चल जाती है। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, आराम से नॉर्मली माइंड को क्या करना है, काम रखना है, शांत रखना है, उसके बाद में अपन को आंसर करना होता है। वहीं पे अपन देख लेते हैं, थोड़े से रूट्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अपन जो यहाँ पे पढ़ेंगे ओनली क्वेश्चन आंसर नहीं करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो। देखो एक शॉर्ट तरीका बता देता हूं जिससे अपन रूट याद कर लेंगे, जो भी है आपका वैक्सीन का, उसके रिगार्डिंग, फिर उसी के साथ में उसका अमाउंट भी अपन याद कर लेंगे, उसी के साथ में क्या करेंगे, उसका अमाउंट भी थोड़ा सा याद कर लेंगे अपन। तो देखिए यहां पे नॉर्मली अगर मैं बात करूं रूट ऑफ वैक्सीन्स, क्या बात करूं मैं, रूट ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स के रूट के बारे में अगर बात करूं तो नॉर्मली कौन कौन से रूट से अपन वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप सभी को लोग पता होगा। अपन प्रोवाइड करते हैं एक तो ओरल रूट से, एक अपन प्रोवाइड करते हैं इंटरडर्मल रूट से, एक अपन सबक्यूटेनियस रूट से, और एक अपन क्या करते हैं IM रूट से वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। मेनली अपन बात करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की। इसके अदर जो अगर वे रूट होता है वो कौन सा होता है, वो आपका नेजल रूट। कौन सा होता है, नेजल रूट। IV रूट से वैक्सीन प्रोवाइड नहीं की जाती है, ओरल, इंटरडर्मल, सबक्यूटेनियस, IM रूट से अपन वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओरल रूट से जो वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है वो कौन कौन सी, आपकी OPV वैक्सीन होती है, आपकी रोटा वायरस वैक्सीन होती है, इसके अलावा आपका क्या होता है OPV रोटा वायरस, और विटामिन ए जो होती है, जो मीजल्स के साथ में दी जाती है, वो वैक्सीन भी आपकी यहाँ पे इंक्लूड होती है। इंट्राडर्मल की बात करूं तो कौन कौन सी वैक्सीन, BCG, और जो अभी क्वेश्चन में अपन ने बात की थी कौन सी भी, आपकी फ्रैक्शनल IPV नहीं, फ्रैक्शनल IPV सबक्यूटेनियस रूट से जो प्रोवाइड की जाती है वो मीजल्स, रूबेला, क्योंकि अपन ओनली नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एडेड वैक्सीन है उसके बारे में ही बात करें, बाकी सभी के बारे में बात नहीं कर रहे। तो मीजल्स, रूबेला वैक्सीन, और इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो जेई वैक्सीन अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, और IM रूट से बाकी बच गई और रिमेनिंग
ऑल रिमेनिंग वैक्सीन कौन से रूट से देंगे? आईएम रूट से। यानी आपको बस ओरल, आईडी और सबक्यूटेनियस रूट का पता होना चाहिए, बाकी जितने भी वैक्सीन है वो अपन आईएम रूट से प्रोवाइड करेंगे। जैसे डीपीडी हो गई, टीटी हो गई, पेंटावेलेंट हो गया, न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, इन सभी को आईएम रूट से प्रोवाइड किया जाता है। यानी आपको ओरल का पता होना चाहिए, इंट्राडर्मल का होना चाहिए, सबक्यूटेनियस का पता होना चाहिए, आईएम में बाकी रिमेनिंग आ जाएगी। और एक चीज और है, बस ज्यादा कुछ नहीं देखना, जो सबक्यूटेनियस और आईएम रूट से वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, इन सभी के जो सिंगल डोज का अमाउंट होता है वो 0.5 ml होता है। यानी मीजल्स रूबेला वैक्सीन देंगे, एक डोज दे रहे हैं तो 0.5 ml, फिर सेकंड डोज भी 0.5 ml, जेई फर्स्ट डोज 0.5 ml, सेकंड डोज 0.5 ml, हेपेटाइटिस बी 0.5 ml, डीपीटी 0.5 ml, टीटी 0.5 ml, पेंटावेलेंट 0.5 ml। यानी जो भी वैक्सीन सबक्यूटेनियस और आईएम रूट के अंदर आती है उन सभी का जो अमाउंट होता है वो 0.5 ml होता है। कितना होता है? 0.5 ml होता है। वहीं जो इंट्राडर्मल रूट के अंदर वैक्सीन आती है उसका अमाउंट होता है 0.1 ml। कितना होता है? 0.1 ml। बस ये याद रखना है, फ्रैक्शनल आईपी का 0.1, बीसीजी का भी 0.1 ml। बस एक लाइन नोट डाउन करना है कि बीसीजी वैक्सीन जो अपन प्रोवाइड करते हैं अप टू 28 डेज तक नियोनेट के अंदर, तो उसका अमाउंट 0.05 ml होता है। बाकी उसके बाद में 28 दिनों के बाद में उसका भी अमाउंट क्या हो जाएगा? 0.1 ml हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.1 ml हो जाएगा। तो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर जो वैक्सीन एडेड है उनके बारे में हो गया। इसके अलावा अगर बात करूं, कुछ वैक्सीन होती है जैसे नेजल रूट से कौन सी वैक्सीन दी जाती है? एक तो आपकी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जाती है और एक आपकी कोविड वैक्सीन दी जाती है। कोविड वैक्सीन में नाम क्या है आपका? आईएन कोवेक बीबीवी 154 भारत बायोटेक के थ्रू जो वैक्सीन बनी है उसके बारे में ये डिटेल। ये अदर वैक्सीन है, नेशनल शेड्यूल की बात नहीं हो रही। उसके अलावा जो रूट होता है वो नेजल रूट होता है। नेजल रूट में 2 वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा और कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन कौन सी है? आईएन कोवेक, इंट्रानेजल कोविड वैक्सीनेशन। ठीक है ना। इसका जो टर्मिनल दूसरा नाम है था वो है बीबीवी 154। ठीक है, भारत बायोटेक वैक्सीन 154 इसका नाम है। ठीक है ना, आईएन कोवेक। तो ये रूट के बारे में हो गया। इंट्राडर्मल आए तो 0.1 ml करना है, बस एक कंडीशन, बीसीजी देना है तो 28 दिनों तक 0.05 ml दे सकते हैं, बाकी सभी में 0.1 ml। सबक्यूटेनियस और आयन रूट से कोई भी वैक्सीन आपकी हो उसका अमाउंट 0.5 ml रहने वाला है। कितना रहने वाला? 0.5 ml आपका देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका राइट आंसर क्या है भाई आपका? नॉर्मली इंट्राडर्मल रूट। क्या है इसका राइट आंसर? इंट्राडर्मल रूट। कैसे? मैंने बता दिया, आईपीवी वैक्सीन के बारे में पूछा था और उसके फ्रैक्शनल डोज यानी फ्रैक्शनल आईपीवी के बारे में ये क्वेश्चन आपका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए इसके बारे में। विच स्ट्रेन यूज फॉर द बीसीजी वैक्सीन? इसमें से कौन सा स्ट्रेन यूज करेंगे बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डिंग? कौन सा स्ट्रेन यूज करने वाला है? दानिश 133 यूज करेंगे, 17D यूज करेंगे, ओके ए करेंगे, या RA 27/3 यूज करेंगे? स्ट्रेन वही एंटीजन जिसको इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस के तौर पे क्या करते हैं? वैक्सीन के रूप में प्रोवाइड करते हैं। तो कौन सा अपन क्या करेंगे? यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेन यूज करने का काम करेंगे। जल्दी से आंसर करके बताइए कौन कौन सा स्ट्रेन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो नॉर्मली अगर स्ट्रेन की बात करूं, वही इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस जिसको एंटीजन या वैक्सीन के तौर पे यूज किया जाता है उसका ही नाम क्या है होता है? स्ट्रेन होता है। अगर मैं बात करूं, कुछ होती है आपकी वैक्सीन, जैसे आपकी वैक्सीन होती है मम्स, मीजल्स, बीसीजी, चिकन पॉक्स, येलो फीवर। ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी होती है जैसे रूबेला। इनके अंदर क्या होता है? अलग अलग स्ट्रेन यूज करते हैं। इनके अंदर क्या करते हैं? अलग अलग स्ट्रेन यूज करते हैं। जैसे मम्स के अंदर बात करूंगा तो क्या यूज करेंगे? जेरियल लाइनन अपन स्ट्रेन यूज करते हैं। मीजल्स के अंदर बात करूंगा तो एडमंस्टन जैग्रब या मोर्टेन अपन क्या करते हैं? स्ट्रेन के तौर पे यूज करते हैं। बीसीजी वैक्सीन की बात करूंगा तो इसमें यूज किया जाता है
1331। चिकन पॉक्स में यूज किया जाता है OKA। येलो फीवर में यूज किया जाता है 17D। रूबेला के लिए यूज किया जाता है RA27/3। RA27/3। इसको याद रखने का तरीका क्या है? बस सिंपल सा है, आपको याद रखना है जेरी की मम्मी ने एडम की मासी को बोला दानिश अभी बच्चा है, तभी ओके बोला चिकन के लिए, और 17 दिन में येलो हो गया। बस ये ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक है भाई? सिंपल सी ट्रिक है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है जिससे आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेन के बारे में याद रख सकते हो कि कौन सी वैक्सीन में कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है। ट्रिक क्या है भाई? जेरी की मम्मी ने एडम, क्या भाई? एडम की मासी को बोला दानिश अभी बच्चा है, दानिश अभी क्या है? बच्चा है, तभी ओके बोला चिकन के लिए। और 17 दिन में क्या हो गया? वो येलो फीवर, यानी येलो हो गया। बस ये ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक से अपन क्या कर सकते हैं? सारे स्ट्रेन याद रख सकते हैं। जेरी की देखो, जेरी की मम्मी ने, यानी जेरियल जो स्ट्रेन होता है वो मम्स के लिए, मम्मी से क्या हो गया? मम्स के लिए यूज किया जाता है। एडम की मासी को, तो एडमन स्ट्रेन किसके लिए? मासी से क्या हो गया? मीजल्स वैक्सीन के लिए यूज किया जाता है। दानिश अभी बच्चा है, तो दानिश जो स्ट्रेन होता है वो BCG वैक्सीन बच्चा है, यानी BCG वैक्सीन के लिए यूज किया जाता है। तभी ओके बोला चिकन खाने के लिए, तो OKA जो स्ट्रेन होता है वो चिकन पॉक्स के लिए यूज किया जाता है। तभी क्या हो गया? चिकन खा के 17 दिन में क्या हो गया? येलो हो गया। तो 17D होता है वो येलो फीवर वैक्सीन के लिए स्ट्रेन के तौर पे यूज किया जाता है। स्ट्रेन के तौर पे क्या करेंगे अपन? यूज करने का काम करेगा। और रूबेला के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेनली एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। रूबेला वैक्सीन के लिए जो स्ट्रेन यूज किया जाता है वो RA27/3 यूज किया जाता है। RA27/3 यूज किया जाता है। तो ये स्ट्रेन से रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट डिजीज है, जिनके इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रेन है, आपको याद रखने, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? BCG वैक्सीन के रिगार्डिंग क्या था? बच्चा है, क्या है? दानिश अभी बच्चा है, यानी दानिश 1331 BCG वैक्सीन के लिए यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए आंसर दिया था, महिमा जी ने और रोशी जी धनकर जी ने, तो उनका एकदम क्या है भाई? करेक्ट आंसर यहाँ पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसके बारे में भी ऑलरेडी अपन पढ़, अरे कहां ऊपर चला गया ज्यादा, ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर पढ़ना है, क्वेश्चन को देखना है क्या पूछना चाह रहा है, उसके अनुसार आंसर करना है। क्वेश्चन में क्या भाई? MMR वैक्सीन सेकेंड डोज गिवन एट द, जो आपकी MMR वैक्सीन होती है उसकी सेकेंड डोज कब दी जाती है? 6 से 9 मंथ पे दी जाती है, 9 से 12 मंथ पे दी जाती है, 16 से 24 मंथ पे देंगे, या 4 to 6 ईयर देंगे। जो MMR वैक्सीन है इसकी फर्स्ट सेकेंड डोज कब दी जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि MMR वैक्सीन की सेकेंड डोज कब दी जाती है। आंसर आने लग गए, महिमा जी ने ऑप्शन सी आंसर दिया है, बाकी लोग भी कमेंट करके बताइए क्या राइट आंसर रहने वाला है। अब थोड़ा सा अपन इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया MMR वैक्सीन के बारे में, किसके बारे में पूछा गया? MMR वैक्सीन के बारे में। जो अगर मैं बात करूं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, उसके अंदर जो वैक्सीन एड होती है या तो एम होती है या MR होती है, या तो एम होती है या MR होती है। एम पर मीजल्स होती है या मीजल्स रूबेला होती है। मिसा जी ने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके अलावा जो अदर होता, अदर तौर पे अपन वैक्सीन जो यूज कर सकते हैं वो MMR यूज कर सकते हैं। फर्स्ट चीज तो ये याद रखनी है कि MMR जो वैक्सीन होती है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एड नहीं है, या तो मीजल्स होती है या मीजल्स रूबेला होती है। अगर मैं फर्स्ट डोज की बात करूं,
या तो मीजल्स होगी या मीजल्स रूबेला होगी, ठीक है ना, या वो अदर होगी, वो नेशनल शेड्यूल में एड नहीं है। एक तो फर्स्ट डोज होती है, एक आपकी सेकंड डोज होती है, ठीक है ना, एक तो फर्स्ट डोज होती है, एक आपकी सेकंड डोज होती है। तो फर्स्ट डोज जो आपकी मीजल्स या मीजल्स रूबेला की दी जाती है वो 9 से 12 मंथ पे दी जाती है, 9 से 12 मंथ पे दी जाती है, और सेकंड डोज दी जाती है वो 16 से 24 मंथ पे दी जाती है। जो आपने एक आंसर बताया है वो मीजल्स वैक्सीन का या मीजल्स रूबेला वैक्सीन का आंसर है, एमएमआर वैक्सीन का आंसर नहीं है। रिसेंटली आपका जो रायपुर एसएनओ का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 या 22 के अंदर ये एग्जाम हुआ था, उसके अंदर एमएमआर वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी सेकंड डोज कब दी जाती है। नॉर्मली अगर बात करूं फर्स्ट डोज की, वो फर्स्ट डोज प्रोवाइड की जाती है 15 से 28 मंथ पे, नहीं 15 से आपका 18 मंथ पे, 15 से 18 मंथ पे फर्स्ट डोज प्रोवाइड की जाती है। सेकंड डोज इसकी 4 से 6 ईयर पे प्रोवाइड की जाती है। एमएमआर वैक्सीन की फर्स्ट डोज 15 से 18 मंथ पे और सेकंड डोज 4 से 6 ईयर पे प्रोवाइड की जाती है। तभी मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में मीजल्स दे रखा है, मीजल्स रूबेला दे रखा है, या मीजल्स मम्स रूबेला दे रखा है, किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार आंसर करना है। मीजल्स या मीजल्स रूबेला है तो 9 से 12 मंथ, 16 से 24 मंथ करके आना है। अगर एमएमआर है तो 15 से 18 मंथ और 4 से 6 ईयर आपको करके आना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिटेल और बता देता हूं इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है, अगर आपका एचआईवी कंडीशन है, अगर आपका एचआईवी कंडीशन है, माल न्यूट्रिशन कंडीशन है, माल न्यूट्रिशन कंडीशन है, या मीजल्स की एपिडेमिक कंडीशन हो रखी है, मीजल्स की एपिडेमिक कंडीशन हो रखी है, ठीक है ना। इन तीनों कंडीशन में, इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन आ जाए, एचआईवी आ जाए, माल न्यूट्रिशन या मीजल्स एपिडेमिक कंडीशन आ रहा है और आपसे पूछे कि मीजल्स वैक्सीन कब देनी है, तब आपको राइट आंसर करना है कि इसकी जो फर्स्ट डोज देंगे अपन वो थोड़ा सा अर्लियर देंगे, और कब से दे देंगे, 6 से 9 मंथ की एज पे देंगे, ठीक है ना। 3 मंथ अर्लियर थोड़ा सा अपन यूज करेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि एचआईवी आपकी कंडीशन हो रखी है कुछ जगह, और वहां पे मीजल्स वैक्सीनेशन देनी है, या माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो गई है किसी भी कम्युनिटी के अंदर और वहां पे मीजल्स वैक्सीन देनी है, या मीजल्स खुद आउटब्रेक हो गया है किसी भी कम्युनिटी के अंदर, वहां मीजल्स वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है, तो कब प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट डोज, थोड़ा सा अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी प्रोवाइड करेंगे, और टाइम पीरियड क्या होगा, 6 से 9 मंथ में प्रोवाइड करेंगे, 6 से 9 मंथ पे अपन प्रोवाइड करने का काम करेंगे, और 6 मंथ के गैप के बाद में सेकंड डोज प्रोवाइड करेंगे, 6 मंथ के गैप के बाद में यहाँ पे सेकंड डोज प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो एमएमआर वैक्सीन का क्वेश्चन था उसकी सिर्फ सेकंड डोज के बारे में था, उसका राइट आंसर क्या रहेगा, 4 से 6 ईयर, क्या रहेगा, 4 से 6 ईयर यहाँ पे क्या रहेगा, एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। बाकी आपका मीजल्स हो, मीजल्स रूबेला हो, या मीजल्स मम्स रूबेला, ये तीनों वैक्सीन हो, कोई सी भी वैक्सीन हो, इनको जो प्रोवाइड किया जाता है, जो रूट होता है वो क्या होता है, इनका सबक्यूटेनियस रूट होता है। कौन सा होता है, सबक्यूटेनियस रूट होता है, और अमाउंट जो होता है ईच डोज का रहता है 0.5 ml। कितना रहेगा, हर एक डोज का अमाउंट क्या रहेगा, 0.5 ml आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल मीजल्स, मीजल्स रूबेला या मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन के बारे में। फर्स्ट डोज कब कब दी जाती है और कुछ कंडीशन में अपन कब प्रोवाइड करेंगे, क्लियर। आपको पता भी होना चाहिए कि नेशनल इम्यून शेड्यूल में कौन सी एड है और कौन सी एड नहीं है, क्योंकि हल्का सा क्वेश्चन घूमा, ठीक है ना, उसका आंसर चेंज हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन दे रखा, मीजल्स वैक्सीन पूछ लिया तो 6 से 9 मंथ हो जाएगा, नॉर्मल पूछा है तो 9 से 12 मंथ हो जाएगा, एमएमआर पूछा है तो 15 से 18 मंथ हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में ही आपको आंसर करना है। तो ये थी कुछ आपके एमएमआर वैक्सीन के बारे में, मीजल्स के बारे में, मीजल्स रूबेला के बारे में डिटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। वापिस से क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। एक दूसरा क्वेश्चन है, विच साइट यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन सेकंड बूस्टर डोज, कौन सी साइट यूज करेंगे किसके लिए भाई, डीपीटी वैक्सीन सेकंड बूस्टर डोज के लिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में ही आंसर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे गलती कर दो कोई बात नहीं, यहां से सीख के जाना है, उसके बाद में एग्जाम में तो करेक्ट करना ही है,
तभी तो बोलते हैं कि एक एक वर्ड को पढ़ना चाहिए। जब भी आप रीड करते हो कोई सा भी सब्जेक्ट, तो एक एक वर्ड को जब पढ़ोगे, एक एक लाइन को सही तरीके से पढ़ोगे, तभी आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जान पा सकते हो। ठीक है ना, जानकारी पा सकते हो, आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं जब आप एक एक वर्ड, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ोगे तभी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डीपीटी वैक्सीन के सेकंड बूस्टर डोज अपन क्या करते हैं, कब प्रोवाइड करते हैं, मतलब कौन से साइट पे प्रोवाइड करते हैं। तो एंटीरियर लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई मिडल 1/2, एंटीरियर लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई मिडल 1/3, अपर आर्म या एब्डोमेन। इसमें से क्या करेक्ट आंसर रहने वाला, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या करेक्ट आंसर रहेगा। डीपीटी वैक्सीन सेकंड बूस्टर डोज की साइट आपको बतानी है कि कौन सी साइट पे प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। यहाँ पे आंसर आया महिमा जी का ऑप्शन सी, और बाकी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है। तब तक अपन डीपीटी वैक्सीन के बारे में डिटेल से बात कर लेते थोड़ा सा। डीपीटी, डिप्थीरिया, पेटोसिस और टेटनस, इसके अंदर जो डिप्थीरिया और टेटनस है, ये तो नॉर्मली क्या है, आपकी टॉक्सोइड वैक्सीन है। ये तो क्या है भाई, आपकी टॉक्सोइड वैक्सीन है। वही पेटोसिस क्या है, आपकी किल्ड वैक्सीन, यानी एक तरह से मिक्स वैक्सीन है, टॉक्सोइड प्लस किल्ड की है, टॉक्सोइड प्लस किल्ड की। आंसर का मतलब इस क्वेश्चन के आंसर का कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या आंसर रहने वाला है। बाकी बात करूं डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन का जो रूट होता है वो होता है भाई आपका आईएम रूट। नॉर्मली अगर आपसे पूछा गया है कि साइट क्या होती है, तो आपको करके आना एंटीरियर लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई, और उसके अंदर मिडल 1/3 आपको करके आना है। आपसे पूछे कि ईच डोज अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट होगा भाई 0.5 ml ईच डोज होगा। टोटल डोज कितनी होती है, टोटल डोज मुझे तो आपको करके आना है 5 डोज होती है। कितनी होती है, 5 डोज यहाँ पे होती है। अगर इतना सा क्वेश्चन पूछा गया है कि डीपीटी वैक्सीन का आपको साइट बताना है, तो आपको करके आना एंटीरियर लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई, उसके अंदर में मिडल 1/3 करके आना। निशा जी का भी आंसर बी आया है, अभी देख लेते हैं। अभी मैंने बोला कि टोटल डोज कितनी होती है, 5 होती है, तो 5 डोज को लिख लेते हैं। डीपीटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डीपीटी बूस्टर फर्स्ट, बूस्टर फर्स्ट, और डीपीटी बूस्टर सेकंड। ठीक है ना, बूस्टर सेकंड। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, पहले इसको समझ लो तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहीं पे डीपीटी फर्स्ट जो प्रोवाइड की जाती है वो कब प्रोवाइड की जाती है, पहले टाइमिंग का पता होना चाहिए। ये प्रोवाइड करेंगे 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे। इसके अलावा बूस्टर फर्स्ट अपन प्रोवाइड करेंगे कब करेंगे, 16 से 24 मंथ पे, और जो आपकी सेकंड प्रोवाइड करेंगे वो 5 से 6 ईयर की एज पे, 5 से 6 ईयर की एज पे। डीपीटी की जो मैक्सिमम एज होती है अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वो होती है 7 ईयर, 7 साल की उम्र तक प्रोवाइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे समझ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है डीपीटी वैक्सीन सेकंड बूस्टर डोज कब प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मल साइट होती है एंटीरियर लेटरल एक्सपेक्ट मिडल 1/3 होती है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज और बूस्टर 1 डोज, इनकी साइट क्या होगी, तो इनकी भी क्या होगी, आपकी यही साइट होगी एंटीरियर लेटरल एक्सपेक्ट थाई मिडल 1/3 होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि डीपीटी बूस्टर सेकंड की साइट क्या होती है, तब आपको आंसर करके आना है अपर आर्म। क्या आंसर करके आना है, अपर आर्म। ठीक है ना, डीपीटी बूस्टर सेकंड जो प्रोवाइड की जाती है उसकी जो साइट होती है वो होती है आपकी अपर आर्म, राइट और लेफ्ट अपर आर्म यूज कर सकते हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या राइट आंसर जाएगा, साइट अपर आर्म जाएगा बूस्टर सेकंड के लिए। बाकी अगर बूस्टर फर्स्ट के लिए पूछे या फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज के लिए पूछे, तब आपको एंटीरियर लेटरल एक्सपेक्ट थाई मिडल 1/3 करके आना है। नहीं तो बूस्टर सेकंड के लिए ओनली, बूस्टर सेकंड के लिए अपन को क्या करके आना है, अपर आर्म करके आना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूं जो भी टॉपिक पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो या सिस्टम पढ़ो, उस टॉपिक सब्जेक्ट या सिस्टम के एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो गलती हो सकती है और आपकी रैंक बहुत दूर जा सकती है। क्लियर हुआ। तो ये आपका डीपीटी वैक्सीन के रिगार्डिंग हो गया, और इसका राइट आंसर था भाई आपका अपर आर्म। सेकंड बूस्टर डोज कहां प्रोवाइड करते हैं, अपर आर्म पे प्रोवाइड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यार, अच्छा क्वेश्चन से, बड़े क्वेश्चन है ये भी, पूरे डिटेल से बात करेंगे। क्वेश्चन है इन प्रीवियस प्रेगनेंसी फीमेल रिसीव
2 डोज ऑफ टीटी वैक्सीन। यानी पिछली प्रेगनेंसी में फीमेल ने क्या किया था, 2 टीटी की वैक्सीन रिसीव कर ली थी, उसको लग चुकी है जस्ट बिफोर डिलीवरी। यहां पे देखो प्रीवियस प्रेगनेंसी, पहले की प्रेगनेंसी में फीमेल को 2 टीटी की डोज वैक्सीन लग गई है जस्ट बिफोर डिलीवरी। जस्ट बिफोर डिलीवरी लगी है, कब लगी है, जस्ट बिफोर डिलीवरी लगी है। अब वो सी कम विद इन 3 ईयर फॉर एएनसी विजिट। अब वो 3 साल के अंदर क्या आ रही है, एएनसी विजिट के लिए आ रही है। किसके लिए आ रही है, एएनसी विजिट के लिए आ रही है। क्यों आ रही है, फॉर वैक्सीनेशन। यानी सेकंड प्रेगनेंसी लेके आ रही है, विद इन 3 ईयर लेके आ रही है, ठीक है ना। अब अपन को आगे क्या करना है, टीटी वैक्सीन 1 बूस्टर डोज देंगे, नथिंग, कुछ भी नहीं देंगे। टीटी 2 डोज विथ 4 वीक गैप के अनुसार देंगे, या दोनों टीटी की डोज एक साथ लगा देंगे उसी टाइम। क्या अपन करने वाले हैं, प्रीवियस प्रेगनेंसी में 2 टीटी की डोज कंप्लीट होगी है जस्ट बिफोर डिलीवरी, लेकिन अब वो आई है 3 साल के अंदर, विद इन 3 ईयर आई है सेकंड प्रेगनेंसी लेके एएनसी विजिट के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। तो अपन क्या करेंगे, उसको एक सिंगल बूस्टर डोज देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, 2 टीटी की डोज 4 वीक के गैप के अनुसार देंगे, या 2 टीटी की डोज एक साथ उसी टाइम दे देंगे। ABCD 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए कि क्या अपन करने वाले हैं। नॉर्मल फिनोमिना में मैं बता देता हूं आपको, जैसे आपकी टीटी वैक्सीन होती है, अगर किसी फीमेल को प्रीवियस प्रेगनेंसी में फीमेल को टीटी वैक्सीनेशन 2 टीटी की डोज लग चुकी है, और वो वापिस से अगर विद इन 3 ईयर आए, सिंपल सा क्वेश्चन है, विद इन 3 ईयर आए, तो उसको क्या करते हैं अपन, एक बूस्टर डोज देते हैं, 1 बूस्टर डोज देते हैं। लेकिन वो अगर क्या है, आफ्टर 3 ईयर आए, तो उसको क्या करते हैं, 2 टीटी की डोज विथ 4 वीक गैप, ठीक है ना। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। प्रीवियस प्रेगनेंसी विद इन 3 ईयर आए तो एक बूस्टर डोज देना होता है। दूसरा, प्रीवियस प्रेगनेंसी फीमेल को लग चुकी थी 2 टीटी की डोज, वो आफ्टर 3 ईयर आए तो उसको 2 टीटी की डोज विथ 4 वीक की गैप के अनुसार देते हैं। ये सिंपल सा बेसिक सा हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा खेल हो गया, थोड़ा सा खेल क्या हो गया है, जो टीटी की वैक्सीन उसको लगी थी, वो कब लगी थी, जस्ट बिफोर डिलीवरी। यहां पे क्वेश्चन में खेल क्या हो गया कि जस्ट बिफोर डिलीवरी क्या लगी थी, प्रीवियस प्रेगनेंसी में 2 टीटी की डोज लगी है। अब यहां पे क्या करेक्ट आंसर होगा, इसके लिए अपन को इम्यूनाइजेशन पूरा अच्छे से समझना होगा टीटी वाला। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा उसके बारे में समझा देता हूं। क्या सिनारियो, देखो सिनारियो को समझना है पूरे को, फिर अपन को इसके बारे में डिटेल से देखना है। सिनारियो क्या है भाई आपका, एक मिनट, देखो सिनारियो है, अगर नॉर्मली प्रीवियस प्रेगनेंसी में 2 टीटी की डोज लगती है, 2 टीटी की डोज लगती है, अभी अपन ने पढ़ा था, अगर वो विद इन 3 ईयर आए सेकंड प्रेगनेंसी लेके, तो अपन क्या करते हैं, 1 बूस्टर डोज देते हैं। लेकिन वो क्या है, आफ्टर 3 ईयर आए, 3 साल के बाद में सेकंड प्रेगनेंसी लेके आए, तो 2 टीटी की डोज देते हैं, 2 टीटी की डोज देते हैं 4 वीक के गैप के अनुसार। ये नॉर्मल सा सिनारियो है, ये क्या है, नॉर्मल सा सिनारियो है। अब मेन सिनारियो यहां पे लागू होता है कि ये विद इन 3 ईयर तो आ रही है, लेकिन ये प्रीवियस जो अपन बात कर रहे हैं, प्रीवियस प्रेगनेंसी की बात करें, इस दौरान कब टीटी की वैक्सीन लगी है। अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में विद इन 7 मंथ, यानी स्टार्टिंग 7 महीने के अंदर 2 टीटी की डोज कंप्लीट है, प्रीवियस प्रेगनेंसी की बात हो रही है, अभी वाली नहीं है कि 3 साल के अंदर आ रही है, वो बात नहीं है, ठीक है ना। प्रीवियस प्रेगनेंसी में विद इन 7 मंथ में 2 टीटी की डोज लगी है, एक सिनारियो ये होता है। दूसरा होता है अगर 8th और 9th मंथ पे लगी है, 8 एंड 9 मंथ पे 2 टीटी की डोज लगी है। तीसरा सिनारियो होता है जस्ट बिफोर डिलीवरी और जस्ट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है ना, जस्ट बिफोर डिलीवरी और जस्ट आफ्टर डिलीवरी क्या हुई है, 2 टीटी की डोज लगी है या उसको टीटी की डोज लगी ही नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर प्रीवियस प्रेगनेंसी का इम्यूनाइजेशन अपन क्या करते हैं, टीटी वाला क्या करते हैं, इस प्रकार डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो सिनारियो, इसको बोलते हैं कंप्लीट इम्यूनाइज वुमन,
कंप्लीट इम्यूनाइज वुमन अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल इम्यूनाइज वुमन, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल इम्यूनाइज वुमन, और इसको अपन बोलते हैं अनइम्यूनाइज वुमन, अनइम्यूनाइज वुमन। ठीक है ना, तीन कैटेगरी में अपन ने डिवाइड कर लिया, कंप्लीट इम्यूनाइज, पार्शियल इम्यूनाइज और अनइम्यूनाइज। चाहे इसको टीटी की दोनों डोज लग गई है तो भी वो अनइम्यूनाइज या पार्शियल इम्यूनाइज हो सकती है। किस कंडीशन में, अगर 8 एंड 9 मंथ पे 2 टीटी की डोज लगी है तो पार्शियल है, जस्ट बिफोर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, या उसको डोज नहीं लगी या सिंगल डोज लगी है तब वो आपका अनइम्यूनाइज है। कंप्लीट इम्यूनाइज वुमन कौन सी है, अगर विद इन 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी उसको 2 टीटी की डोज लगी है तो कंप्लीट इम्यूनाइज है। इस कंडीशन में, मात्र इस कंडीशन में ओनली, मात्र इस कंडीशन में अगर वो विद इन 3 ईयर आ रही है, विद इन 3 ईयर आ रही है, 3 साल के अंदर आ रही है, विद इन 3 ईयर आ रही है, इस कंडीशन के अंदर मात्र, तब उसको क्या लगेगी, ओनली बूस्टर डोज, ओनली बूस्टर डोज लगेगी, ओनली बूस्टर डोज लगेगी। अगर इस कंडीशन में कंप्लीट इम्यूनाइज वुमन वापस से विद इन 3 ईयर आ रही है तो उसको बूस्टर डोज लगेगी। बाकी सभी कंडीशन में, चाहे वो पार्शियल हो चाहे अनइम्यूनाइज हो रही है, अगर वो भी विद इन 3 ईयर आ रही है, विद इन 3 ईयर आए या आफ्टर 3 ईयर आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 टीटी की डोज देंगे 4 वीक गैप के अनुसार, 4 वीक का गैप रहेगा, 2 टीटी की डोज उसको प्रोवाइड करने का काम रहेगा। ठीक है ना, 8 एंड 9 मंथ प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपका इम्यूनाइजेशन हुआ, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर उसका इम्यूनाइजेशन हुआ है, तब की बात है कि सेकंड प्रेगनेंसी विद इन 3 ईयर लेके आए या आफ्टर 3 ईयर लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 2 टीटी अपन डोज देंगे 4 वीक के गैप के अनुसार, 4 वीक का गैप वहां पे देखने को मिलेगा। ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, इतना सा सिनारियो याद नहीं करना कि विद इन 3 ईयर आए तो बूस्ट डोज, आफ्टर 3 ईयर आए तो 2 टीटी की डोज है। विद इन 3 ईयर आए तो भी 2 टीटी की डोज दे सकते हैं, अगर पार्शियल है या आपका अनइम्यूनाइज फीमेल है, उस कंडीशन में देंगे, उस कंडीशन में क्या देंगे, 2 टीटी की डोज देने वाले हैं। जिन्होंने भी आंसर सी किया है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या आ रही है, जस्ट बिफोर डिलीवरी आ रही है, तो ऐसी फीमेल को अपन बोलते हैं अनइम्यूनाइज वुमन। ये क्या कहलाएगी, अनइम्यूनाइज वुमन। इस वुमन को विद इन 3 ईयर आए, चाहे 3 साल के अंदर आए चाहे 3 साल के बाद में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको क्या देंगे, 2 टीटी की डोज देंगे, और इसके अंदर क्या रहेगा, 4 वीक का गैप रहेगा, या 1 मंथ का या 28 डे का क्या रहेगा, यहाँ पे गैप देखने को मिलेगा। तो अब इससे टीटी वाला अगर प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो एकदम करेक्ट होना चाहिए। ओनली कंप्लीट इम्यूनाइज वुमन को ही क्या लगेगी, बूस्टर डोज लगेगी विद इन 3 ईयर। बाकी किसी भी फीमेल को आपकी बूस्टर डोज नहीं लगने वाली है, अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी 8, 9, जस्ट बिफोर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर उसने 2 टीटी की डोज ली है तो भी। ठीक है ना, ये अच्छे से पता होना चाहिए सभी को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। वापिस से बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में आंसर करना है। ठीक है ना, अच्छे से देखो क्वेश्चंस को, उसके बाद में ही आंसर करना है। क्वेश्चंस क्या है, इन कोल्ड चेन, इन कोल्ड चेन व्हाट इज द रूटीन स्टोरेज टेम्परेचर फॉर ओपीवी वैक्सीन, यानी जो ओपीवी वैक्सीन होता है उसका रूटीन स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है, -15 डिग्री, -20 डिग्री, +2 से +8 डिग्री, या -15 से -25 डिग्री। क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। कोल्ड चेन टेम्परेचर का रूटीन स्टोरेज टेम्परेचर कितना रहता है ओपीवी वैक्सीन के रिगार्डिंग, कमेंट करके बताइए जल्दी से। -15 डिग्री, -20 डिग्री, +2 से +8 डिग्री, या -15 से -25 डिग्री, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। खुशी जी ने आंसर ऑप्शन सी दिया है, इसके अलावा महिमा जी ने भी ऑप्शन सी दिया। चलो ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कोल्ड चेन के टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं, कोल्ड चेन के टेम्परेचर के बारे में। कोल्ड चेन में अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म स्टोरेज की, लॉन्ग टर्म स्टोरेज की, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग क्या होता है, जैसे आपका ओपीवी वैक्सीन हो गया, मीजल्स हो गया,
येलो फीवर वैक्सीन हो गया या अदर वैक्सीन हो गया, अदर रिमेन वैक्सीन, ठीक है ना। दो आपके पूछ सकते हैं, एक तो रूटीन टेम्परेचर पूछ सकते हैं, दूसरा आपका लॉन्ग टर्म टेम्परेचर। एक होता है रूटीन टेम्परेचर, एक क्या होता है भाई आपका रूटीन टेम्परेचर। दो टाइप के टेम्परेचर होते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज, दूसरा रूटीन स्टोरेज टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर लॉन्ग टर्म स्टोरेज टेम्परेचर पूछा गया है, ठीक है, तब ओपी वैक्सीन में क्या राइट आंसर रहेगा, -15 टू -25 डिग्री, -15 से -25 डिग्री। मीजल्स का रहेगा 0 डिग्री, येलो फीवर का -32 +5 डिग्री, ठीक है ना। और अदर रिमेन वैक्सीन, जितने भी वैक्सीन बच गई है उन सभी का +2 से +8 डिग्री रहने वाला है। ये स्टोरेज टेम्परेचर है लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया है रूटीन टेम्परेचर, क्या पूछा गया, रूटीन टेम्परेचर, तो चाहे कोई सी भी वैक्सीन हो, कोई सी भी वैक्सीन हो, उन सभी का रूटीन टेम्परेचर +2 से +8 डिग्री रहने वाला है। क्या रहने वाला है, +2 से +8 डिग्री रूटीन टेम्परेचर। ओपीवी वैक्सीन का भी पूछे +2 से +8 डिग्री, मीजल्स का पूछे +2 से +8 डिग्री, येलो फीवर का पूछे मतलब +2 से +8 डिग्री, अदर रिमेन बीसीजी, डीपीटी, टीटी, हेपेटाइटिस बी, कोई सा भी वैक्सीन पूछ ले, रूटीन टेम्परेचर पूछा गया है तो +2 से +8 डिग्री आपको करके आना है। एकदम करेक्ट आंसर है खुशी जी, महिमा जी और निशा जी का एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ +2 से +8 डिग्री रहने वाला है। तो ये टेम्परेचर भी याद रखना है। नॉर्मल स्टोरेज पूछा गया है कि ओपीवी का टेम्परेचर बताओ, तब ये करके आना। लॉन्ग टर्म स्टोरेज तो -15 से -25। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका रूटीन स्टोरेज दे रखा है, रूटीन स्टोरेज दे रखा है, तो +2 से +8 डिग्री आपका आंसर जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि रूटीन दे रखा है, नॉर्मल पूछा है या लॉन्ग टर्म स्टोरेज पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार अपना आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्या रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है कि ओपीवी वैक्सीन का रूटीन स्टोरेज टेम्परेचर +2 से +8 डिग्री क्या आपका एकदम करेक्ट रहने वाला है। तो ये टेम्परेचर के रिगार्डिंग हो गया। कोई सी भी वैक्सीन का अगर पूछे डाइल्यूशन के बाद में टेम्परेचर, डाइल्यूशन के बाद में पूछे तो भी +2 से +8 डिग्री रहेगा। यानी मेजर वैक्सीन को डाइल्यूट कर लिया, उसके बाद में टेम्परेचर +2 से +8 डिग्री, ठीक है ना। बीसीजी का +2 से +8 डिग्री डाइल्यूशन के बाद में। कोई सी भी वैक्सीन हो उसको डाइल्यूट कर लिया गया है, उसके बाद में उसका टेम्परेचर +2 से +8 डिग्री रहने वाला है। तो याद रखना रूटीन टेम्परेचर कोई सी भी वैक्सीन का पूछे +2 से +8 डिग्री रहेगा। कोई सी भी वैक्सीन का आपको डाइल्यूशन टेम्परेचर पूछे तो +2 से +8 डिग्री रहेगा। बाकी ये 3 वैक्सीन का टेम्परेचर याद रखना है आपको, 3 वैक्सीन का ओनली, बाकी जितनी भी है उनका +2 से +8 डिग्री है। यानी टेम्परेचर में बस 3 ही अपन को याद रखना है, ओपीवी लॉन्ग टर्म स्टोरेज, मीजल्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज, येलो फीवर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। बाकी सभी कंडीशन में अदर का +2 से +8 डिग्री, डाइल्यूशन +2 से +8 डिग्री, और रूटीन टेम्परेचर किसी का भी पूछे ओपीवी, मीजल्स, बीसीजी, डीपीटी, येलो फीवर, कोई सा भी, तो आपका रहेगा +2 से +8 डिग्री। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे ये सिनारियो याद रखना, ठीक है ना। ये वैक्सीन के स्टोरेज के रिगार्डिंग ये आपका याद रखना पूरा का पूरा सिनारियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मैं पहली बार आपके क्लास में आई हूँ, अच्छा बढ़िया है, कोई नहीं, पढ़ाई करते रहो बस, पहली बार हो दूसरी बार हो या लगातार देख रहे हो, आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना, कंटिन्यू स्टडी करते रहना है। अगला क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वीवीएम मेथड we can detect which type of the vaccine can be maintain potency or not at the time of vaccine administration। यानी वीवीएम जो मेथड यूज किया जाता है, वीवीएम वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, वो कौन सी वैक्सीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। कब डिटेक्ट कर रहे हैं, जब वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं उस दौरान अपन चेक कर रहे हैं कि उसका पोटेंशियल मेंटेन है या नहीं है। तो कौन सी टाइप की वैक्सीन को डिटेक्ट करने के लिए वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग यूज किया जाता है। वीवीएम की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है, दिस इज वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। क्या है वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। ऑप्शन आपके सामने है, प्रिजर्व सेंसिटिव वैक्सीन,
फ्रीजर रेसिस्टेंस वैक्सीन, हीट सेंसिटिव वैक्सीन या हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन। इसमें से क्या करेक्ट आंसर रहेगा कि वीवीएम मेथड कौन सी वैक्सीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताओ। वीवीएम क्या करता है? कोल्ड चेन जो सिस्टम होता है उसकी पोटेंसी के बारे में बताने का काम करता है कि आपकी नॉर्मल कोल्ड चेन फेलियर है या एकदम करेक्ट है, वैक्सीन देना है या नहीं देना है। लेकिन जो वीवीएम होता है वो किस प्रकार डिनोट करता है? आपके इसके अंदर दो चेंबर होते हैं, एक आपका आउटर सर्कल होता है, आउटर सर्कल होता है, और एक क्या होता है? आपका इनर स्क्वायर होता है। इन दोनों के कलर कोड से अपन डिसाइड करते हैं कि वैक्सीन की पोटेंसी लूज हुई है या नहीं हुई है। आउटर सर्कल हमेशा ब्लू कलर का रहेगा। कैसा रहेगा? हमेशा ब्लू कलर का रहेगा। आउटर सर्कल क्या रहेगा? हमेशा ब्लू कलर का रहेगा। दिस इज ए ग्रेडिंग सिस्टम। ये क्या होता है? आपका ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ग्रेड के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड एंड 4। आउटर सर्कल का हमेशा कलर ब्लू रहेगा। क्या रहेगा? ब्लू रहेगा। इनर स्क्वायर का कलर चेंज होता रहेगा। नॉर्मल कंडीशन में व्हाइट रहेगा, फिर आपका लाइट ब्लू हो जाएगा, फिर आपका ब्लू कंडीशन के अंदर या डार्क के अंदर हो जाएगा, फिर आपका ब्लैक या पर्पल कंडीशन के अंदर चल जाएगा। ये कब होता है? जब वैक्सीन धूप के अंदर काफी टाइम पीरियड तक रह जाए, यानी हीट एनवायरमेंट के अंदर रह जाए, तो उसका कलर क्या होता है? बार बार चेंज होता रहता है, क्योंकि जो आपका इनर स्क्वायर है इसके अंदर आपका हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है। तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन की पोटेंसी को पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? वीवीएम अपन यूज करते हैं, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग यूज करते हैं। याद रखना, फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में यूज कर सकते हैं वैक्सीन को, थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी में क्या करना होता है? अपन को वैक्सीन को डिस्कार्ड करना होता है। अगर इनर स्क्वायर का कलर चेंज होके ब्लू या डार्क ब्लू या ब्लैक पर्पल हो गया है, तो इस दौरान वैक्सीन को डिस्कार्ड करना है, उसकी पोटेंसी लूज हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक क्या हुआ? हीट एनवायरमेंट के अंदर रह चुकी है। ठीक है, तो कौन सी वैक्सीन का डिटेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है? हीट सेंसिटिव वैक्सीन का डिटेक्शन करने के लिए क्या करते हैं अपन? वीवीएम मार्कर यूज करते हैं, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग मार्कर यूज करते हैं। याद रखना, कलर कोड याद रखना, व्हाइट लाइट ब्लू यूज कर सकते हैं, ब्लू एंड ब्लैक पर्पल यूज नहीं करते। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, हीट सेंसिटिव वैक्सीन। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। यहां पर देखिए, इसका तो आंसर हो जाएगा आपका हीट सेंसिटिव वैक्सीन। एक और होता है टेस्ट होता है सेक टेस्ट, ठीक है ना, वो किया जाता है फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन के लिए, फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन के लिए। ये मार्कर है, ये आपका टेस्ट किया जाता है सेक टेस्ट, फ्रीजर सेंसिटिव। ये नोट सेट के अंदर 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इसके अलावा जिपमर के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बहुत एग्जाम के अंदर सेक टेस्ट के बारे में क्वेश्चन आया। वीवीएम हीट सेंसिटिव, आपका सेक टेस्ट फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन के लिए किया जाता है। बाकी मैंने डिटेल बता दी आपको। अगला क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज मोस्ट हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन? सबसे ज्यादा हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन कौन सी होती है? ओपी, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स या टीटी वैक्सीन? क्या करेक्ट आंसर यहां पे देखने को मिलेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या करेक्ट आंसर रहने वाला? ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स या टीटी? देखो आपकी कौन कौन सी होती है? आपकी एक होती है मोस्ट हीट सेंसिटिव, एक होती है मोस्ट हीट रेसिस्टेंस, एक होती है मोस्ट फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन, और एक होती है मोस्ट फ्रीजर रेसिस्टेंस वैक्सीन। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, दिस इज ओपीवी, रेसिस्टेंस होती है हेपेटाइटिस बी, फ्रीजर सेंसिटिव होती है आपकी हेपेटाइटिस बी, और फ्रीजर रेसिस्टेंस होती है ओपीवी वैक्सीन। फ्रीजर रेसिस्टेंस जिसको फ्रीजर पार्ट में ही रखा जाता है, तो सबसे कम टेम्परेचर लॉन्ग टर्म स्टोरेज -15 से -25 डिग्री किसका था? ओपीवी का। अगर उस ओपी वैक्सीन को धूप के अंदर लेके चले गए तो वो खराब हो सकती है, इसलिए क्या मोस्ट फ्रीजर रेसिस्टेंस के साथ में मोस्ट हीट सेंसिटिव होती है।
ठीक है ना। हीट रेसिस्टेंस, जिसको गर्म टेम्परेचर पे रखा जाता है, ज्यादा हीट वाले टेम्परेचर पे रखा जाता है, हेपेटाइटिस बी को रखा जाता है। अगर हेपेटाइटिस बी को गर्म वाले टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो अगर उसको फ्रीजर पार्ट में लेके चला गया तो वो खराब हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो आपका मोस्ट फ्रीजर सेंसिटिव भी क्या हो जाएगी, हेपेटाइटिस बी हो जाएगी। क्लियर हुआ। ऑप्शन बी किसी जी का, महिमा जी का एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे है कि इनका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है भाई, ऑप्शन बी रहने वाला है। बाकी ये 4 सिनारियो मैंने बता दिया। अगर लिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे तो लिस्ट बताओ, ठीक है ना। अगर मोस्ट हीट रेसिस्टेंस हेपेटाइटिस बी है तो लिस्ट हीट रेसिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ओपीवी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ओपीवी। अगर यहाँ पे लिस्ट हीट सेंसिटिव पूछा गया है तो आपका हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। उसके लिए अपन को पूरा पूरा कोल्ड चेन सिस्टम का अरेंजमेंट देखना होगा। अगर एक बार अरेंजमेंट समझ में आ जाता है तो आपका हीट सेंसिटिव कौन सी, हीट रेसिस्टेंस कौन सी, प्रेशर सेंसिटिव कौन सी, प्रेशर रेसिस्टेंस कौन सी, वो इजीली आप समझ सकते हो। लेकिन डायरेक्ट देखना है तो ये 4 अपन को ऐसे के ऐसे याद करना, ये 4 चीजें आप ऐसे के ऐसे याद कर लो, 4 के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ओपीवी ऑप्शन नहीं है तो अपन को करके आना है मीजल्स। क्या करके आना है, मीजल्स। यहाँ हेपेटाइटिस बी है तो नहीं है तो न्यूमोकोकल, क्या करके आओगे, न्यूमोकोकल। उसके बाद में पेंटावेलेंट, देन डीपीटी, देन टीटी, इस प्रकार ऑप्शन जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हेपेटाइटिस बी, सेकंड प्रायोरिटी न्यूमोकोकल वैक्सीन, थर्ड प्रायोरिटी पेंटावेलेंट वैक्सीन, ये प्रायोरिटी वाइज होती है। अगर यहाँ ओपीवी ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो अपन क्या करके आएंगे, मीजल्स वैक्सीन करके आएंगे। तो ये सिनारियो भी आप लोग सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था आपका इम्यूनाइजेशन टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल। आज अपन ने टर्मिनोलॉजी से लेके बहुत सारी सिनारियो यहाँ पे डिस्कशन की है। एक चीज और पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन के बारे में भी देख लेते थोड़ा सा, कि वैक्सीनेशन, ठीक है ना, और इम्यूनाइजेशन। अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन, आप देख रहे हैं लास्ट क्लास में, लास्ट वाला क्वेश्चन के अंदर वैक्सीन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन का मीनिंग क्या होता है, किसी अगर पर्सन को पता है तो वैक्सीन क्या होता है, वो स्ट्रेन, वो इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस जिसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, दिस इज इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस को एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका। और उससे अगर क्या हो जाए, इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो उसको बोलेंगे अपन इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस जो किसी स्पेसिफिक डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए बनाया जाता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका वैक्सीनेशन होगा, और उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो उसको इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस का क्या बोलेंगे अपन, वैक्सीन बोलेंगे। वैक्सीन टर्म गिवन बाय, किसने दिया था वैक्सीन टर्म, और वैक्सीनेशन टर्म किसने दिया था, वैक्सीन टर्म दिया था लुईस पास्चर ने, आपका वैक्सीनेशन टर्म दिया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने और क्या बनाया था, फर्स्ट वैक्सीन डेवलप करने का काम किया था। 1798 में फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की थी, दिस इज स्मॉल पॉक्स। किससे बनाई थी, काउ पॉक्स से बनाने का काम किया था। किससे बनाई थी, काउ पॉक्स से बनाने का काम किया था। कि फर्स्ट वैक्सीन कौन सी, स्मॉल पॉक्स, किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाने का काम किया। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन वर्ड दिया था, वही वैक्सीन वर्ड किसने दिया था, आपका लुईस पास्चर ने दिया था। लुईस पास्चर ने और भी बहुत सारी चीजों के बारे में डेवलप किया है, जैसे जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी इन्होंने बताई है, इन्होंने पास्चुराइजेशन के बारे में बताया है, इन्होंने स्टरलाइजेशन के बारे में बताया। इतनी सारी चीजें किसने बताई थी भाई, आपके लुईस पास्चर ने बताने का काम है किया। जर्म थ्योरी, पास्चुराइजेशन, स्टरलाइजेशन और वैक्सीन वर्ड, ये सब कुछ लुईस पास्चर ने बताया था। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन आंसर, और इम्यूनाइजेशन के बारे में लगभग जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो अपन ने यहाँ पे डिस्कशन की है। जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल है सारी की सारी लगभग अपन ने डिस्कशन कर ली है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्यूनाइजेशन, ये 4th टॉपिक था। अब नेक्स्ट कल अपन 5th टॉपिक के बारे में इस प्रकार करते करते डेली अपन क्या करेंगे, 100 टॉपिक तक चलने वाले हैं। तो डेली आपकी रेगुलर क्लासेस आपको देखने को मिलेगी 9:15 पे रात को, ठीक है। या तो प्रीमायर कर देंगे या वो नॉर्मली ज्यादातर क्लासेस आपको लाइव देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट क्या है वो भी देख लो आप।
कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस तो आपकी चल रही है रेगुलर 9:15 पे नर्सिंग वाईफाई क्लासेस में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे हर संडे को नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन पे। फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन पे। जाके आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर पे, ठीक है ना, जिसके अंदर सिंबल ये वाला हो। नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन कौन सी? जिसके अंदर सिंबल ये वाला हो, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, या आप इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करना है। वहां से भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कल से आपकी फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट फ्री टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी जाएगी फ्री मटेरियल के अंदर, नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन के अंदर, आपका आरआरबी के रिगार्डिंग। इसके अलावा हर संडे को आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। हर संडे को फ्री टेस्ट सीरीज होगी। इसके अलावा आरआरबी की पूरी टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। आरआरबी की पूरी टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। बाकी एग्जाम के लिए भी हमारे पास में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, क्रैश कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा एक मेन कोर्स भी है, अब उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कि नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। कब से स्टार्ट हो रहा है? आपका 1 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, 7790809338 पे हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। 1 फरवरी से आपकी डेमो क्लासेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये था आज की क्लास का डिस्कशन, जो आपका टॉपिक था आपका इम्यूनाइजेशन, उसके बारे में आज अपन ने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया जाएगा। बाकी रिमेनिंग टॉपिक जिन्होंने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। जीसीएस टॉपिक हो गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया एंड नियोनेटल जॉन्डिस करा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।